हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने कल जो है डिस्कस किया था कुछ पार्ट का, जो कि सेपर मशीन के पार्ट थे। जैसे उसमें हमने आपको सबसे ज़्यादा जो प्रेशराइज किया था उस पर स्ट्रेंथ लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो है एडजस्ट करने को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं और लेंथ ऑफ स्ट्रोक एडजस्ट करने के जो मेथड होते हैं उसको हम लोग आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए हम लोग पीछे चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बात किया कि जो सेपर मशीन होता है वह हमेशा किस डायरेक्शन में कटिंग करता है, तो आपने क्या बोला, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। केवल क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कटिंग करता है। और क्या करता है, रिटर्न स्ट्रोक क्या होता है उसका एकदम खाली होता है। तो रिटर्न स्ट्रोक को हम क्या करते हैं, तेजी से वापस बुलाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्या बोला जाता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जब फॉरवर्ड स्ट्रोक में कट करता है लेकिन रिटर्न स्ट्रोक के समय यह टूल थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाता है, ताकि कि रिटर्न स्ट्रोक के समय यह वर्क पीस से न टकराए। तो इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए टूल के हेड में एक अटैचमेंट लगाया जाता है जिसको बोलते हैं क्या, क्लैपर बॉक्स। क्या बोलेंगे उसको, क्लैपर बॉक्स। और क्लैपर बॉक्स की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, क्लैपर बॉक्स एक नेसेसरी इक्विपमेंट होता है जिससे कि क्या होगा, टूल लाइफ इंक्रीज होगा। और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो एक प्लेट होता है और यह प्लेट किसके ऊपर सीधा लगा होता है, रैम के ऊपर लगा होता है। ठीक है, और यह प्लेट सीधा सीधा क्या कर सकता है, थोड़ा सा मूव कर सकता है। और यहाँ पे जो क्रैंक है, आप देख पा रहे हो, यह क्रैंक से यह पूरा का पूरा टूल अप एंड डाउन कर सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि डेप्थ ऑफ कट कैसे देते हैं, तो इस हैंडल से देते हैं, जिसको हम अब हैंड फीड हैंडल बोल सकते हैं या फिर क्रैंक बोल सकते हैं, सीधा इसको बोलते हैं क्रैंक व्हील। तो क्रैंक व्हील को जब आप रोटेट करोगे तो यह पूरा का पूरा सिस्टम क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा, जिसके कारण क्या बनता है, डेप्थ ऑफ कट बनता है। यह आपको पता है। ओके, तो हम लोगों ने कल बात किया था लेंथ ऑफ स्ट्रोक कैसे एडजस्ट करेंगे, इसके बारे में हमको ज्यादा मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। और आपको यहां तक आए थे हम लोग कल, क्या इस टॉपिक का नाम था, टूल हेड। ठीक है, टूल हेड में सारे इक्विपमेंट को हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद क्लैपर बॉक्स पढ़ लिया था और उसके बाद हम लोगों ने यही तो था आपका क्लैपर बॉक्स। तो अभी जो हमारा आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं वह कहाँ है, आपका टेबल। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जो सेपर मशीन होगा फिर टेबल होगा। ठीक है, उसी टेबल के ऊपर क्या होगा, वर्कपीस। तो सबसे पहले आपको पता होगा, जब हम लोग मिलिंग पढ़ रहे थे तो हमने आपको बार बार बताया था कि वर्क को होल्ड करने के लिए सामान्य रूप से इन मशीनों पर टी स्लॉट बनाया जाता है। तो आपने देखा था लास्ट टाइम पे भी हमने आपको जिक्र किया था, यही तो टी स्लॉट होता था। और इस टी स्लॉट को किस पर बनाया जाता है, टेबल्स के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे होता है कि वर्क पीस बड़े आसानी से उस टेबल पर क्या हो जाएगा, लोडेड हो जाएगा। लेकिन इस टी स्लॉट में हम लोग कभी कभी छोटे वर्क पीस के लिए क्या करते हैं, इस टी स्लॉट में सबसे पहले बेंच वाइज या मशीन वाइज, बेंच वाइज नहीं कहेंगे, मशीन वाइज को पहले इस पे फिट कर, तो टेबल के ऊपर लगाएंगे मशीन वाइज। क्या लगाएंगे, मशीन वाइज टेबल के ऊपर लगाएंगे और उस मशीन वाइज में हम क्या करते हैं, वर्क पीस को क्लैंप करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और आप यह शुरू से पढ़ते आए हो कि जो टेबल होगा वह निश्चित रूप से किसके ऊपर होगा, सैडल के ऊपर होगा। आपको मैंने बताया हर एक मशीन का यही खासियत है कि अगर यहाँ पे टेबल है तो उसके टेबल को कौन सपोर्ट करता है, सामान्य रूप से कौन सपोर्ट करेगा, सैडल सपोर्ट करता है। ठीक है, और सैडल के नीचे कुछ कॉलम्स वगैरह बने होंगे जिसके ऊपर यह सपोर्ट होगा और यह अप एंड डाउन भी मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, हम जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहला टी फॉर टेबल, और टेबल में कौन सा स्लॉट, देखो पहला ही शब्द लिखा है टी, लेकिन टी कैसा होगा, उल्टा होगा। और उल्टा का मतलब आप समझ पा रहे हो कैसा टी होगा, यह वाला टी। तो सामान्य रूप से वर्क होल्डिंग के लिए कौन सा स्लॉट यूज करते हैं, टी स्लॉट का। आपको बहुत अच्छे से पता है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखो। अब इन्होंने क्या कह रखा है कि द टेबल इज मूव्ड लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे आपका टेबल है और उसके ऊपर आपका सेपर क्या करेगा, उसका रैम रेसिप्रोकेट करेगा, तो आपका टेबल लेफ्ट राइट, ठीक है, ये वाला कर सकता है। इसको बोलेंगे क्रॉस फिट। क्यों, क्योंकि जब वर्कपीस आपका ऐसे रखा होगा और यहाँ पे अगर आपका टूल रेसिप्रोकेट कर रहा हो तो यह क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ मूव कर सकता है या तो राइट की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है,
तो जो टेबल का लेफ्ट और राइट का मूवमेंट है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, हैंड से भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कल बताया था, बहुत ध्यान से समझो, कि टेबल को ऑटोमेटिक फीड दिया जाता है, उस मैकेनिज्म का नाम है रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म। आज मुझे लग रहा है 7 से 8वीं बार मैं यह बात बता रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं, यह बात को मैं लिखूंगा नहीं कि रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको यह सुनना पड़ेगा और उसको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो टेबल का ऑटोमेटिक मूवमेंट होगा वह किसके बदौलत होगा, रैचेट एंड पॉल मैकेनिज्म, ठीक है। तो हम इसको हाथ से भी क्या कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट का मूवमेंट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है द पोजीशन द वर्क अंडर द कटर, कटर पे यहां नहीं होना चाहिए था, टूल लिख दो, अंडर द टूल व्हेन सेटिंग अप, ठीक है। अब एक बात समझ लो, यह जो टेबल है अप एंड डाउन हो सकता है, ओके, टेबल का मूवमेंट देखो बहुत ध्यान से, अप एंड डाउन हो सकता है, साथ में लेफ्ट एंड राइट हो सकता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, ध्यान से समझो, सीधा सा प्रश्न है कि अगर आपको डेप्थ ऑफ कट देना है, बहुत ध्यान समझना, यहाँ पे टूल है, अगर आपको डेप्थ ऑफ कट देना है तो आप वर्क पीस को जरा यहाँ पे देख लो, मान लो यह वर्क पीस है, यहाँ पे रखा हुआ टेबल के ऊपर, यह आपका टूल है। अगर आपको डेप्थ ऑफ कट देना है तो आपके पास दो तरीके हैं। फर्स्ट वन क्या, इस टेबल को ऊपर उठा लो, यहाँ वर्क पीस क्या करेगा, इसको टच कर लेगा, तो फर्स्ट वन क्या होगा, टेबल को ऊपर उठा लो, डेप्थ ऑफ कट दे दो। सेकेंड वन क्या होगा, इस टूल को नीचे लाओ और डेप्थ ऑफ कट बढ़ा लो। तो यहाँ पे भी दो तरीके से डेप्थ ऑफ कट दिए जा सकते हैं। फर्स्ट वन क्या करते हैं, टेबल को ऊपर उठा के, टेबल किसके माध्यम से ऊपर उठेगा, सैडल को ऊपर उठाएंगे, क्यों, क्योंकि सैडल के ऊपर एक टेबल है, अगर आप सैडल को ऊपर उठाओगे टेबल ऊपर उठेगा। तो अगर हम टेबल को ऊपर उठा के डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं रफ डेप्थ ऑफ कट। मैंने आपको यह बताया हुआ था, कई भी अगले पिछले वाली क्लास में बताया था कि रफ डेप्थ ऑफ कट देने के लिए हम टेबल से देते हैं, बाकी की जो प्रिसाइज डेप्थ ऑफ कट देना होता है उसके लिए हम हैंड क्रैंक का यूज करेंगे। हैंड क्रैंक समझते होगे, जो ऊपर टूल पोस्ट के ऊपर लगा होता है, जो कि नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, सैडल क्या है, द सैडल मूव्स अप एंड डाउन, बिल्कुल सही बात है, ये भी ऊपर और नीचे मूवमेंट करेगा, क्योंकि जब सैडल अप एंड डाउन करेगा तभी तो टेबल भी अप एंड डाउन करेगा, ठीक है। यूजुअली मैनुअली, ठीक है, टू सेट द रफ पोजीशन ऑफ डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। यहाँ पे आप बात समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं, क्योंकि सैडल को ऊपर उठाते हैं तो टेबल भी ऊपर उठेगा, इसका मतलब है रफ डेप्थ ऑफ कट देने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो यहाँ पे फाइनल डेप्थ, ठीक है, फाइनल डेप्थ कैन बी सेट बाय द हैंड क्रैंक, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लो कि जो आपका फाइनल डेप्थ ऑफ कट होएगा वह कैसा होगा, हैंड क्रैंक के द्वारा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, प्रिसाइज डेप्थ ऑफ कट होने से सरफेस फिनिश थोड़ा सा अच्छा आता है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि डेप्थ ऑफ कट ज्यादा हो जाएगा मतलब मटेरियल रिमूवल रेट ज्यादा हो जाएगा, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जिस भी ऑपरेशन में मेटल ज्यादा कट के बाहर निकलता है वह उतना ही खराब सरफेस फिनिश देता है। इसका मतलब है कि अगर हम प्रिसाइज डेप्थ ऑफ कट देंगे तो मटेरियल की थिकनेस कम निकालेंगे तो इससे सरफेस फिनिश क्या होगा, अच्छा होगा। इसीलिए कह रहा है कि जब फाइनल डेप्थ कैन बी सेट बाय द हैंड क्रैंक ऑन द टूल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इनका सीधा सीधा कहना है कि अगर आप फाइनल टच दे रहे हो तो ऐसे कंडीशन में आपको डेप्थ ऑफ कट किससे देना चाहिए, हैंड क्रैंक से। दो पार्ट हो गए, या दोनों पार्ट किसके हैं बालक, पेपर मशीन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे फिर क्या कह रहा है, कॉलम, ठीक है, कॉलम। तो अगर हमने लास्ट टाइम पे कुछ मशीनों को पढ़ा था, इसमें कॉलम एंड नी टाइप था कि नहीं, तो यही तो कॉलम होता है बालक, और यहाँ पे होता है नी, कॉलम एंड नी, और यहाँ पे लगा होता है एस से सैडल, ठीक है, और उसके ऊपर टी से टेबल लगा होता है, तो यही अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। और यह जो आपका सैडल है इसमें बने हुए गाइड वे में क्या करता है, स्लाइड करता है। तो गाइड वे किसमें बना होता है, इसी कॉलम में, ठीक है। अब साथ में इस सैडल, इस कॉलम के ऊपर एक और पार्ट रोटेट कर रहा है, आपको पता होगा, वह आपका क्या है, रैम है। यहाँ पे रैम भी तो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो यहाँ इस कॉलम
के द्वारा रैम को भी सपोर्ट किया गया और यहाँ पे साइड से इस सैडल को भी सपोर्ट किया गया है। ओके, देखो ध्यान से यहाँ पे, द कॉलम सपोर्ट द रैम एंड द रेल ऑफ सैडल। दो बातों को आपको यहाँ देखना चाहिए। यहाँ पे देखो, तो जो ये सैडल है ना बालक, तो सैडल को इस कॉलम का गाइड वे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। बड़े आसानी से आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्या है कि जो रैम है वह किसके ऊपर चल रहा है, कॉलम के ऊपर। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपको बताना है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, कि जो रैम का गाइड वे है वह किस टाइप का है। अगर हमने बोला वी टाइप का, डबटेल टाइप का और स्क्वायर टाइप का, तो आपका आंसर क्या होगा, फिर से समझो। रैम का जो डबटेल है जिसमें वो फंस के चल रहा है, तो रैम भी किसी डबटेल में फंस के चलेगा, वह डबटेल बना किस पे होगा, यहाँ पे कॉलम पे। तो जो रैम का रैम का जो स्लॉट है, ठीक है, वह किस आकार का होता है, वह कैसा होता है आपका, स्क्वायर। ठीक, कैसा होता है, स्क्वायर। ना तो वी होता है, ना तो डबटेल होता है, ना तो फ्लैट होता है। आपको पता है वी, फ्लैट और डबटेल लेथ मशीन में बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसा बना हुआ है गाइड वे, स्क्वायर टाइप का गाइड वे बना हुआ है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है द मैकेनिज्म फॉर द मूविंग द रैम एंड टेबल। ठीक है, रैम और टेबल का मूवमेंट जिस हाउसिंग के अंतर्गत होता है वह किस में सेट होता है, कॉलम के अंतर्गत। ठीक है, कॉलम में ही इस टेबल का और इस रैम के मूवमेंट का मैकेनिज्म अंदर रहता है ना। मैंने आपको क्या बताया था, यह क्या है, आप बोलोगे बुल गियर। क्या है, बुल गियर। बुल गियर चलेगा कैसे, साइड में एक प्री गियर लगा होता है, पिनियन, तो पिनियन चला तो कौन चला, बुल गियर। बुल गियर के सेंटर पे क्या है, बेवल गियर है, और बेवल गियर से एक रॉकर आर्म का कनेक्शन है, किसके द्वारा, यहाँ पे क्रैंक पिन, सॉरी यह क्या है, क्रैंक पिन। तो क्रैंक पिन क्या करेगा, इसको लेंथ को एडजस्ट करता है। आपका यहाँ पे क्रैंक गया, रॉकर आर्म, और यहाँ पे रॉकर आर्म गया। ठीक है, तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक बड़ा सा गियर है, इसको बोलेंगे बुल गियर। बुल गियर के अंतर्गत क्या होता है, रॉकर आर्म होता है। क्या होता है, रॉकर आर्म होता है। वह रॉकर आर्म एक बिवल गियर के सेंटर के अराउंड क्या करता है, ऑसिलेट करता है, दोलन गति करता है। ठीक है, आगे आते हैं। देखो, वर्क होल्डिंग, क्या, वर्क होल्डिंग इज फ्रीक्वेंटली डन इन अ वाइस। ठीक है, वाइस आप समझते हो कि बेंच वाइस होता है, मशीन वाइस होता है। दोनों में बेसिक बात यही है कि जो हम लोग फिटिंग शॉप में जिस वाइस को हम बेंच पे माउंटेड करते हैं उसको बेंच वाइस बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाइस होते हैं जिसको डायरेक्ट मशीन में माउंटेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ टी स्लॉट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मशीन वाइस। ठीक है, ओके। तो यह कह रहा है वर्क होल्डिंग फ्रीक्वेंटली डन बाई अ वाइस, तो वाइस इज स्पेशली डिजाइन्ड। ठीक है, अब स्पेशली डिजाइन का मतलब क्या है, ऐसा इसलिए होता है कि जो आप सामान्य रूप से वाइस देखते हो, जो स्पेसिफिकेशन होता है वाइस का, वो कैसा हो सकता है, मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ जा। ठीक है, इसका मतलब है वाइस कैसे स्पेसिफाइड हो सकता है कि वह कितना ज्यादा अपने जा को ओपन कर सकता है। इसका दूसरा भी संदर्भ यह है कि कितना बड़ा से बड़ा वर्क पीस उसमें क्या हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, अगर उसकी ओपनिंग ज्यादा होगी तो बड़े वर्क पीस वहां पे सपोर्ट होंगे, अगर उसकी ओपनिंग छोटा होगा तो छोटे वर्क पीस यहाँ पे सपोर्ट होंगे। तो जो मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ जा है वह हम स्पेशली डिजाइन करते हैं किसके अकॉर्डिंग ऑफ वर्क। अगर आपका वर्क जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वाइस की डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, फॉर यूज इन शेपर्स एंड हैज लॉन्ग वेज। ठीक है, लॉन्ग वेज होगा विच अलाउ टू जॉ टू ओपन अप। हाँ जी, यहाँ पे देखो 14 इंच का लगभग यूज करते हैं। 14 इंच बहुत ज्यादा होता है, आपको पता होना चाहिए। इसकी ओपनिंग है तो आप ये देख सकते हो आपकी वाइस है। ठीक है, तो अब देखो ओपनिंग क्या है, सबसे पहले आप देखो यह डिस्टेंस क्या है, यही तो है, यह आपके वर्कपीस की बात कह रहा है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यह है जॉ। ठीक है, यहाँ पे एक जॉ है और यहाँ पे एक जॉ है। ठीक है, तो आपको आइडिया होगा, ऐसे जॉ को आपने बहुत बार देखा होगा अपने लैब में
ठीक है, लेकिन वह होता है बेंच वाइज, यहाँ पे मशीन वाइज है। ठीक है, यहाँ पे स्विल बेस है, इसका मतलब है इसको हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, घुमा भी सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, वाइज को घुमा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको पता है कि शेपर मशीन क्या कर सकता है, हॉरिजेंटल कट दे सकता है, वर्टिकल कट दे सकता है, साथ में एंगुलर सरफेस भी तो दे सकता है। तो एंगुलर सरफेस देने के लिए वाइस को क्या करते हैं, थोड़ा सा एंगल दे सकते हैं, साथ में जो टूल का हेड है उसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ एंगल दे सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होने के कारण बहुत आसानी से एंगुलर कट भी दिया जा सकता है। तो अगर कट की बात आएगा तो फ्लैट सरफेस बन सकता है, वर्टिकल सरफेस बन सकता है और एंगुलर सरफेस भी बहुत आसानी से बन सकता है। चलिए यहाँ पे आपका स्क्रू है, ठीक है। अब प्रश्न आपका ये है कि मशीन वाइज में कौन सा स्क्रू यूज करते हैं, स्क्वायर थ्रेड, नकल थ्रेड, ठीक है, बटरेस थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड, PSW, अमेरिकन थ्रेड, कौन सा थ्रेड हम यहाँ पे यूज करते हैं वो आप बताओगे। ठीक है, तो यह आपका क्या है, कौन सा वाइज है, मशीन वाइज। तो इस मशीन वाइज को किसके ऊपर लगाते हैं, टेबल के ऊपर। किसके ऊपर लगाएंगे, टेबल के ऊपर। और टेबल को किसके ऊपर रखेंगे, सैडल के ऊपर। ठीक है, और सैडल किससे कनेक्टेड होगा, सैडल किससे कनेक्टेड होगा, कॉलम से। और साथ में रैम भी किससे कनेक्टेड होगा, कॉलम से। देखो जरा पीछे चलते हैं, देखो यहाँ पे इस इमेज में ध्यान से देखो, ये कॉलम वाला पोर्शन ये है, देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, कॉलम। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कॉलम, ये कॉलम वाला पोर्शन है। अब इस कॉलम से दो मेंबर्स क्या है, अटैच्ड है। फर्स्ट वन क्या है, यह, ठीक है, यह पूरा का पूरा क्या है, आपका सैडल है। यहाँ टेबल भले लिखा है, टेबल यहाँ पे ऊपर होना चाहिए। अब देखो यह आपका क्या है, पूरा का पूरा सैडल, और सैडल किस गाइड वे पे चल रहा है, कॉलम के गाइड वे। ठीक है, साथ में यह जो रैम है वह भी तो कॉलम के ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो कॉलम किन दो मेंबर्स को सपोर्ट किया हुआ है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, रैम एंड सैडल। ठीक है, सैडल से कौन कनेक्टेड है, टेबल, टेबल से कौन कनेक्टेड है, वाइस, मशीन वाइस जिसको बोलते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ हो गया कॉलम, हो गया वर्क होल्डिंग डिवाइस। वर्क होल्डिंग डिवाइस में आपका वाइस हो गया। अब आगे आते हैं, ध्यान से देखो ये बात। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये इतने आसानी से आप जान पाओगे कि बिलीव करो कि इसको बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे आप चाह के भी नहीं भूल सकते। ठीक है, वो कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने आपको बात किया था, सबसे पहला ही प्रश्न अलग कलर अलग ढंग से दिख रहा है, नाम क्या है, स्ट्रोक ऑफ लेंथ। क्या है, स्ट्रोक ऑफ लेंथ। इसका मतलब है किसी भी पेपर मशीन को स्पेसिफाइड किया जाता है लेंथ ऑफ स्ट्रोक से। कैसे, लेंथ ऑफ स्ट्रोक से। तो हमने आपको कल एक मोटा मोटा आइडिया दिया था कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक एक्चुअल में होता क्या है और किस तरीके से यूज होता है और उसको कैसे कम या ज्यादा करते हैं। एक्चुअल में लेंथ ऑफ स्ट्रोक कम और ज्यादा ही क्यों करते हैं, यह भी बात आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट वन देखो, अगर यह, इस पार्ट को ध्यान से देखो, इसी को हम बोल रहे हैं बालक रॉकर आर्म। क्या बोल रहे हैं, रॉकर आर्म। क्या बोलते हैं, रॉकर आर्म बोलते हैं। अभी इसके को दिखाएंगे और बेहतर तरीके से। अभी आप इसको जानो, इसको क्या बोलते हैं, रॉकर आर्म बोलते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, रॉकर आर्म बोलने दो इसको। अब दूसरी बात समझो, यहाँ पे थोड़ी सी गहराई है। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा धैर्य से सुनना पड़ेगा। वैसे तुम सुन रहे होगे धैर्य से ही, इधर आओ। अब यहाँ पे इन्होंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। इन दोनों चित्र से यह समझ लेना कि रॉकर आर्म है एक ही, लेकिन एक रॉकर आर्म के दो अलग अलग पोजीशन है। इसका मतलब यह मत समझना कि एक यहाँ है तो एक यहाँ भी होगा, नहीं, यह केवल एक है। इसका एक पोजीशन यहाँ पे और दूसरा पोजीशन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जब हमको इसका एक स्पेशल पोजीशन यहाँ पे, एक यहाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बालक, ए फॉर एप्पल, यहाँ पे क्या लिखा है, बी फॉर बॉल। बचपन वाली बात। चलो ठीक है, इसको आगे ले चलते हैं। इसको हमने क्या बोल दिया, ए, और यहाँ पे क्या बोल दिया, बी। ए बी हो गया। तो ए पोजीशन और बी पोजीशन आप देख पा रहे हो, बिल्कुल। अब यहाँ पे दो बातें आपको समझनी है। फर्स्ट वन देखो कि जब ए और बी, तो देखो यह वाली लाइन को बहुत आपको बहुत ध्यान से देखना है, इस वाली लाइन को। ठीक है, यह वाली लाइन,
इस वाली लाइन को साफ शब्दों में कहा जाता है क्रैंक पिन। क्या बोला जाता है? क्रैंक पिन। क्या बोलेंगे? क्रैंक पिन। चलिए वह क्या होता है आप जिक्र करें। वो देखो अब होता क्या है कि आपको पता है, मैंने कल आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया था। वह क्या था कि इसके सेंटर में क्या लगा होता है? आपने कहा था बेवल गियर। क्या लगा होता है? बेवल गियर लगा होता है। तो यह प्रश्न आया हुआ है कि बुल गियर के सेंटर में कौन सा गियर लगा होता है? बेवल गियर। जबकि बुल गियर के साइड में क्या लगा होता है? पिनियन। पिनियन ने चलाया बुल गियर को, बुल गियर ने चलाया किसको? बेवल गियर को। बेवल गियर ने चलाया किसको? रॉकर आर्म को। रॉकर आर्म ने चलाया किसको? रैम को। रैम ने किसको चलाया? टूल को। कहानी खत्म। ठीक है, एक बार फिर से बता दूंगा लिंक, कहां से पावर कहां कहां ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इन दोनों का जो मिलन बिंदु है यहाँ पे, इस पॉइंट को हम पिवटेड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यहां से क्या होता है? पिवटेड हो जाता है, जो कि इस तरफ और इस तरफ का मूवमेंट करता रहता है। अब यहाँ पे देखो, जो असली बात यह है कि जब यह ए से लेके बी पॉइंट तक चलता है, ठीक है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, अगर हम यह बोले कि इस रॉकर आर्म का स्ट्रीम बैकवर्ड पोजीशन है यह, और इसका स्ट्रीम फॉरवर्ड पोजीशन है। स्ट्रीम शब्द का मतलब है कि मैक्सिमम जो उसका बैकवर्ड पोजीशन है, मतलब उससे पीछे वो जा नहीं सकता और इससे आगे वह आ नहीं सकता। ठीक है, मतलब एक ऐसा पोजीशन जहां पे आपका रॉकर आर्म उससे आगे नहीं जा सकता, उसी को बोलते हैं स्ट्रीम पोजीशन बोलते हैं। इसका मतलब है रॉकर आर्म के दो स्ट्रीम पोजीशन है। ओके, अब उस दोनों स्ट्रीम पोजीशन में अगर हम एंगल की बात करें तो बहुत 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 ध्यान से समझो कि जो ये रेड लाइन है, इसको हमने क्या बोला है? क्रैंक पिन। क्या बोला है बालक? क्रैंक पिन। ठीक है, ये क्रैंक पिन हो गया आपका। तो आप ध्यान से देखो, इस क्रैंक पिन और इस रॉकर आर्म के बीच का एंगल कितना डिग्री है? तो आप बोलोगे कितना? 90 डिग्री। ठीक है, अब उसी तरीके से यहां यह क्रैंक यहां भी पहुंचेगा एक टाइम पे, एक पोजीशन यह है तो दूसरा पोजीशन यह है, और यहां भी आप देखो इस क्रैंक और इस रॉकर आर्म के बीच का कितना एंगल है? 90 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट वन आप ध्यान दो कि जब फर्स्ट वन समझना कि जब रॉकर आर्म, बहुत ही ध्यान से, जब रॉकर आर्म और क्रैंक पिन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो यह निश्चित है कि वह स्ट्रीम पोजीशन को शो करेगा। स्ट्रीम पोजीशन का मतलब या तो वह बैकवर्ड में हो सकता है या तो वह फॉरवर्ड में हो सकता है, या तो वह क्रैंक बहुत आगे होगा या तो बहुत पीछे होगा। तो इससे दो बातें समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले कि जब सेपर मशीन से कटिंग होता है तो सेपर मशीन का जो कटिंग है वो नॉन यूनिफॉर्म है। और जैसे आपने बचपन में जब आपने एक पढ़ा होगा सरल लोलक द्वारा गुरुत्वाकर्षण निकालना, आपको याद होगा थोड़ा सा। चलो, यह एक पेंडुलम होता था, इधर जाता था और इधर जाता था, ये तो दोलन गति करता था। इसमें आप क्या करते थे? इसका पूरा लंबाई लेते थे, 100 सेंटीमीटर में इसका रेडियस भी जोड़ देते थे जी की वैल्यू निकालने के लिए। अरे आपने इसको प्रैक्टिकल किया होगा। चलो, इससे हम क्या सीखने चाह रहे हैं आप ध्यान समझो। इससे यह हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब यह पेंडुलम अपने स्ट्रीम इस एंड पे जाता है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है बालक? 0 हो जाती है। और जब यह स्ट्रीम रिवर्स में आता है तो यहाँ भी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। जबकि इसके सेंटर में वेलोसिटी क्या हो जाती है? m। तीन बातों को समझना है आपको। इसका मतलब है कि अगर कोई पेंडुलम रोटेट कर रहा है इस तरीके से, ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से, तो अगर इसका यह पॉइंट ए है और इसका यह पॉइंट बी है तो स्ट्रीम एंड पर वेलोसिटी 0 होगा और स्ट्रीम बैकवर्ड पे वेलोसिटी 0 होगा। सेम इसी तरह जब आपका पेपर भी रोटेट कर रहा है, चल रहा है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, स्ट्रीम फॉरवर्ड और स्ट्रीम रिवर्स के बीच में क्या होगा? जब वह स्ट्रीम फॉरवर्ड पोजीशन पे होगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जब वह स्ट्रीम बैकवर्ड पे होगा तो
ये आप सोच रहे होगे कि क्या सेपर मशीन चलते चलते रुक जाता है क्योंकि वेलोसिटी 0 हो रही है? अरे रुकता तो ये आपका बल्ब भी है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। 1 सेकेंड में 50 टाइम्स फ्लक्चुएशन होता है, साइन बार की तरह। साइन बार क्या होता है? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। 1 सेकेंड में 50 टाइम्स। हर्ट्ज का मतलब है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। लेकिन वह इतना तेज होता है कि हमको समझ में नहीं आता, इसलिए हमको लगता है बल्ब कंटिन्यूअस जल रहा है, लेकिन वह जलता है फिर क्या होगा? बुझेगा, जलेगा, बुझेगा। क्यों? क्योंकि उसका साइकिल ऊपर आया, जल गया, फिर नीचे गया, बुझा। ये जलना बुझना 50 टाइम्स हो जाता है, इसलिए हमारी आंखें उसके लिए सेंसिबल नहीं हो पाती। उसी तरीके से जो आपका सेपर मशीन चलता है, आप जान लो कि जब एकदम किनारे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, और जब एकदम इस किनारे आता है तो भी वेलोसिटी 0 होती है। इसका मतलब है सेपर मशीन में 2 ऐसे पोजीशन बनते हैं जहां पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। ठीक है, अब आते हैं आगे। ठीक है, अब आप देखो यहां पे, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर रॉकर आर्म और क्रैंक पिन के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो आपके दिमाग में केवल एक बात आना चाहिए कि इसका मतलब यह है कि क्रैंक और रॉकर में अगर 90 डिग्री का कोण है तो आपका जो रैम है या तो एकदम फॉरवर्ड पोजीशन में होगा या तो एकदम रिवर्स पोजीशन में होगा। इसके अलावा और कोई बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में कि सेपर मशीन में वेलोसिटी कहां 0 होगी? जब रॉकर आर्म और क्रैंक पिन के बीच का कोण कितना डिग्री अलग? 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो, तो जो इसका फॉरवर्ड पोजीशन था, बी फॉर बॉम्बे, ए फॉर इलाहाबाद। अब इन दोनों के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वही कहलाता है स्ट्रोक ऑफ लेंथ। क्या कहलाता है? स्ट्रोक ऑफ लेंथ। ठीक है, अब होता क्या है, सपोज करो इसको मैं थोड़ा सा आगे ले आता हूं। तो एक मान लो वर्क पीस है, ठीक है, ये वर्क पीस है, यहां पे आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, और यह सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एक बार यहां भी आएगा। देखो, अब होता क्या है, यह पूरा रैम का मूवमेंट दिखा रहा है। क्या ये आपका रैम का मूवमेंट? ध्यान से समझना, कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है, ये रैम है। अब देखो होता क्या है कि हम स्ट्रोक ऑफ लेंथ क्यों सेट करते हैं, यहां पे आपको देखना है कि जो टूल यहां से शुरू कर रहा है, इसका मतलब सबसे पहले इतना डिस्टेंस को, जो सी है, क्लियरेंस है, इतना डिस्टेंस वो फालतू में कवर कर रहा है। मतलब अगर यह टूल यहां से शुरू करता तो भी तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसका मतलब ये जो इतना सी है, मान लेते हैं अगर ये 50 सेंटीमीटर है, तो अगर हम बात यह करें कि यह टूल सबसे पहले 50 सेंटीमीटर बिना मतलब के चला, फिर वर्क पीस के पास पहुंचा है, कितना सेंटीमीटर चला बिना मतलब के? 50 सेंटीमीटर। उसके बाद वर्क पीस पास पहुंचा। अब दूसरी बात यह है कि वर्क पीस को कट करने के बाद भी वह कितना आगे चल गया? 50 सेंटीमीटर आगे निकल गया। तो अगर आपको बता दूं कि जो दोनों तरफ का क्लियरेंस है, अगर आप दोनों ऐड करोगे तो 100 सेंटीमीटर का ओवर ट्रेवल आ गया। ओवर ट्रेवल का मतलब यह है कि बिना मतलब के आगे जा रहा है रैम। तो अगर रैम बिना मतलब के आगे जा रहा है, जहां की कटिंग केवल यहीं पे करना है, वो जा रहा है आगे तक, तो इस ओवर ट्रेवल से पावर कंजप्शन ज्यादा होगा। क्यों? मशीनिंग टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरी बात है, इस पे मशीनिंग का कॉस्ट ज्यादा लगेगा। और तीसरी बात है कि आप समझते हो इंजीनियर का मतलब ये चीप एंड बेस्ट, सस्ता और बढ़िया, सस्ता और टिकाऊ। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, यहां देखो, अगर हम बात करें यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है। अगर वर्कपीस इतना छोटा है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा कलर बदल रहा हूं, यहाँ आप देखो, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम करते हैं। अब आपका टूल यहाँ आ गया, इसका एक पोजीशन यहाँ आ गया और इसका एक पोजीशन यहाँ आ गया। अब यह पोजीशन हो गया ए और यह पोजीशन हो गया बी। जरा ध्यान से देखो, ये अब यहाँ का जो लेंथ है वो स्ट्रोक लेंथ है और यहाँ का भी जो लेंथ है वह भी स्ट्रोक लेंथ है। तो यह भी एल, यह भी एल। तो अब देखो हमने किया क्या कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को कम कर दिया।
तो यही है लेंथ ऑफ स्ट्रोक एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको? लेंथ ऑफ स्ट्रोक एडजस्टमेंट। अब देखो इसको एडजस्ट करते कैसे, ठीक है? आप समझ पा रहे हो बात को कि अब हम इसको ऐसा क्यों किए होंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अब ये टूल जरा सा आगे चलेगा, वर्कपीस पास पहुंच जाएगा, कटिंग करेगा और थोड़ा सा आगे आएगा, फिर रिटर्न आ जाएगा। इसका मतलब इसके पास ओवर ट्रेवल क्या हो गया? कम हो गया। तो ओवर ट्रेवल कम होगा तो एक्चुअल में इसका कास्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मशीनिंग कॉस्ट। तो अब देखो यहाँ पे तो जो ए और बी है ना बालक, यह इसके स्ट्रीम पोजीशन है और इसी के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वही आपका लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, स्ट्रोक लेंथ है। अब देखो असली बात क्या है, यहाँ पे देखो इसी को तो बोलते हैं क्रैंक। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? अब यहाँ पे होता है एक बोल्ट लगा होता है, नट लगा होगा और यह पूरा का पूरा आपका क्रैंक है जिस पर क्या लगे हैं? नट। अब देखो होगा क्या, कुछ करना नहीं है यहाँ पे। अगर आप इस नट को टाइट करोगे, देखो ध्यान से देखो, थोड़ा इमेजिनेशन करो, अगर इसको आप टाइट करोगे तो क्या होगा? जो रॉकर आर्म है थोड़ा सा और अंदर आएगा और अंदर आएगा और अंदर आएगा और यहाँ तक। इसका मतलब है कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर हम इस क्रैंक को इस नट से टाइट करते हैं तो यह क्रैंक, ये जो रॉकर आर्म है वो क्या करेगा? थोड़ा सा अंदर आएगा और यहाँ तक आएगा, तो यह ऐसा कुछ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो जो रॉकर आर्म, जो आपका क्रैंक पिन की जो लंबाई है वो यहाँ पे कम है और यहाँ पे क्रैंक पिन की लंबाई क्या है? ज्यादा है। जब क्रैंक की लंबाई ज्यादा है तो स्ट्रोक लेंथ ज्यादा है और जब क्रैंक की लंबाई कम है तो स्ट्रोक लेंथ कम होगी। बस यही आपको सीखना है, ठीक है? देखो कैसे, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखो, जब आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो क्रैंक पिन लगा हुआ था आपने क्या किया? इस पे बोल्ट को क्या किया? नट को टाइट किया। तो यह पोजीशन क्या बता रहा है? ए फॉर इलाहाबाद। और यह पोजीशन क्या बता रहा है? बी। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। तो इस दोनों इमेज से एक बात जो आपको जाननी है, जो आप समझ चुके होंगे, वह बात यह है कि क्रैंक पिन की लंबाई को कम या ज्यादा करके, क्रैंक पिन की लंबाई को कम या ज्यादा करके स्ट्रोक लेंथ को कम या ज्यादा किया जा सकता है, और कुछ भी नहीं है। देखो कहानी खत्म, कुछ बचा ही नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि क्रैंक जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक सेट कैसे करेंगे तो आपके पास क्या जवाब होगा? ये है क्रैंक पिन, और क्रैंक पिन की लंबाई कम कर दोगे तो स्ट्रोक लेंथ कम हो जाएगा और क्रैंक पिन की लंबाई बढ़ा दोगे तो स्ट्रोक लेंथ कब बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है। तो यह बहुत ही बड़ी बात नहीं थी, लेकिन छोटी बात भी नहीं थी, ठीक है? पहली बात आपको जो समझना है कि जब क्रैंक और रॉकर आर्म के बीच का एंगल, थोड़ा सा यहाँ आओ, ठीक है? अब मान लो ये रॉकर आर्म है, आप लोग बना लो। यह रॉकर आर्म की दूसरी पोजीशन है। मैंने दोनों को ऐसे दिखाया है, डॉटेड नहीं बनाया है, आप समझ पा रहे होंगे बात को। चलो यह इसका सेंटर है। यहां से देखो आपका कौन सा गियर होगा? यहाँ पे बेवल गियर होगा, आपको पता है। अब यहाँ पे क्या लगा होगा? रैम लगा होगा। ये रैम लगा होगा और रैम के बाद यहाँ पे टूल पोस्ट होगा, उसका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होगा। तो मान लो इसका पोजीशन यहाँ है, तो ऐसे कनेक्ट किया हुआ, तो ये एक बार यहाँ पे जाएगा और एक बार यहाँ पे जाएगा, ठीक है? ऐसे और ऐसे। तो यह टूल यहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड करेगा। तो सबसे पहली बात जो आपको जाननी है कि यह अगर क्रैंक पिन है तो इसके बीच का एंगल कितना है बालक? आप बोलोगे 90। और अगर यह 90 है तो यह पोजीशन क्या है? ए। और अगर यहाँ पे 90 है तो यह भी पोजीशन क्या है? मान लो बी। तो अगर हम बोले वेलोसिटी एट ए इक्वल टू 0 होगा, वेलोसिटी एट बी इक्वल टू 0 होगा, यह बात से सहमत है?
कि ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होएगा, 0 होगा, और बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होएगा, 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर हम बात करें कि अगर यहाँ कोई इसके मध्य में कोई पॉइंट सी है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होएगा, तो वेलोसिटी एट मध्य पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तीनों बातों को आप अपने खोपड़ी में बना लो। ठीक है, वी ए, वी बी एंड वी सी। ठीक है, वी सी का मतलब क्या है, सेंटर पे यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जबकि ए पे क्या होगा, 0, और बी पे क्या होगा, 0। तो वेलोसिटी 0 वही होगा जहां पे रॉकर आर्म और क्रैंक के बीच का एंगल कितना होएगा, 90 डिग्री। अगर यह एंगल 90 डिग्री है तो वेलोसिटी 0 है, अगर 90 डिग्री नहीं है तो कुछ न कुछ वेलोसिटी को क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से हम लोग यह चीज समझ सकते हैं कि v इक्वल टू 0, वी बी इक्वल टू 0 और वी सी इक्वल टू मैक्सिमम। यही तो था पेंडुलम। पेंडुलम भी दोलन गति करता है, मैंने आपको बताया है। तो अब आपने क्या देखा कि अगर आपने इस क्रैंक पिन के लेंथ को कम कर दिया, क्रैंक पिन की लंबाई को कम कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं है, बस इस नट को क्या करो, टाइट करोगे तो यह क्या करेगा, इसको इस तरफ ले आएगा, इस तरफ ले आएगा। थोड़ा सा दूसरे कलर से देखो, अब ऐसा होगा तो आपका जो रॉकर आर्म है ये यहां आ जाएगा। बात समझ पा रहा हो ना, ये और ये जो आपका बोल्ट है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आप इसको टाइट करोगे तो यहाँ तक आ जाएगा, और जब ये इतना हो जाएगा तो पॉइंट ए यहाँ पहुंच जाएगा, पॉइंट बी यहाँ पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट ए हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट बी हो जाएगा, और इसकी लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रोक को सेट करना। ओके, अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा। एक बात और है कि आप लोगों के एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, तो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो बालक, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, सभी सब्जेक्ट को आप इंजीनियरिंग स्टाइल में पढ़ाई करो। ऐसा नहीं है कि आप जो है, तो अगर मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, सपोज कर दें अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आपको एक बात बता दूं, हिस्ट्री पढ़ने वक्त क्या करना होगा, आपको अलग अलग बंच बनाना होगा। सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लो मिडाइवल पढ़ रहे हो, मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हो, तो उसमें सिंध जो अरब वाले आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी और गोरी को एक डिब्बे में बंद करो। कासिम, गजनवी, गोरी एक साथ रखो, उसके बाद सल्तनत काल रखो, कहाँ से पकड़ोगे, तो 12-6 कौन आता है, ऐबक, ऐबक से जाओगे कहाँ तक, 1526 तक, मतलब पानीपत का पहला। तो इसको पूरे को एक बंच में बनाओ। मतलब ये है कि अगर आप बंच में पढ़ा के पढ़ोगे तो उससे एक फ्रेम बना लेता है दिमाग, क्योंकि जब दिमाग उस कहानी का फ्रेमिंग कर लेगा तो वह आपके लिए आसान हो जाता है। सपोज करते हैं जैसे आपने इधर गुलाम पढ़ा, गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद क्या जाता है, लोधी, और कहानी खत्म। इसका मतलब है अगर ये फ्रेमिंग हो जाएगी आपके दिमाग में तो विश्वास मानो, नॉन टेक्निकल स्टाइल में पढ़ो, क्योंकि तुम लोग मैकेनिकल इंजीनियर हो, उसका कुछ यूज तो करो। इतना पढ़ाई कर लिया, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हाइड्रोलिक्स, इतना पढ़ने के बाद भी तुम वही हड़प्पा कालीन वाली पढ़ाई कर रहे हो, चलो रटो, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। ठीक है, कोई भी पढ़ाई अलग तरीके से करोगे तो दिमाग भी खुश रहेगा और तुम भी खुश रहोगे। आगे आओ, इतनी बातें हो गई। अब समझने की बात है कि वी ए, वी बी और वी सी के अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी अलग है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है वह यह है बालक कि शेपर मशीन से क्या होमोजीनियस कटिंग नहीं होती। मतलब यह है कि क्या शेपर मशीन का जो कटिंग स्पीड है वह एक समान नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं, अगर इसका वेलोसिटी प्रोफाइल बनाया जाए, अगर शेपर मशीन का वेलोसिटी प्रोफाइल बनाया जाए तो होगा क्या, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पर यह अपनी स्पीड को बदलेगा नहीं। समझ पा रहे हो? इसीलिए यह नॉन होमोजेनियस कटिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें कटिंग एक समान हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कटिंग स्पीड हर पॉइंट पे बदल जा रहा है।
अब आपको लग रहा होगा कैसे, तो देखो यहां पे, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, इस ग्राफ को देखो, ठीक है, बहुत आसान है इसको समझना। सबसे पहले मान लो कौन सा कलर है, ब्लैक, थोड़ा सा कलर देखो, रेड वाले से बना रहा हूं, ये देखो। फर्स्ट वन आपको ध्यान से देखना है, जितनी बातों में बता रहा हूं अभी ये बहुत आसान समझ पाओ जाओ है क्या एक्चुअल में ये। सबसे पहले यहां पे आओ, देखो एक एरो ऐसे बना हुआ है और एक एरो यहाँ पे ऐसे बना हुआ है और बीच में लिखा हुआ है वर्किंग स्ट्रोक। क्या लिखा हुआ है? वर्किंग स्ट्रोक। तो वर्किंग स्ट्रोक का मतलब ही तो फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा, ऐसा तो नहीं वर्किंग का मतलब फॉरवर्ड ही तो होगा। क्यों? क्योंकि वर्क ये करता ही केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में, क्योंकि बैकवर्ड स्ट्रोक में तो ये कुछ काम नहीं करता। इसका मतलब है अगर ये वर्किंग स्ट्रोक है तो यह फॉरवर्ड स्ट्रोक। सिंपल सी बात है। नीचे क्या लिखा है? आइडल स्ट्रोक, ठीक है। आइडल स्ट्रोक के एरो को अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखो बालक, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आइडल स्ट्रोक हो गया। आइडल स्ट्रोक में क्या आ रहा है? ये थोड़ा सा बैक में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? रिवर्स स्ट्रोक होगा। चलो ठीक है, इसको आप लिख लो आर, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन दोनों को समझो। तो जो यहाँ पे वर्किंग स्ट्रोक है और यह क्या है? रिटर्न स्ट्रोक। आपको एक बात पूरे का पूरा आपके दिमाग में है कि वर्किंग स्ट्रोक में वेलोसिटी कम होती है, ठीक है, स्पीड कम होती है और रिटर्न में ज्यादा, तभी तो जल्दी से रिटर्न होता है। बात समझ पा रहे हो? कटिंग स्ट्रोक धीरे धीरे होता है लेकिन रिटर्न तेज होता है। इसका मतलब यही तो है कि कटिंग स्पीड ज्यादा होगा और रिटर्न स्ट्रोक कम, रिटर्न का स्पीड कम होगा। यही तो बात हुआ, ठीक है। अब देखो, कटिंग स्पीड कम होगा, रिटर्न स्ट्रोक स्पीड ज्यादा होगा। यह बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे लिखा हुआ है ए, अब देख रहे हैं यहां पे क्या है? ए, और यहां पे क्या है? बी। मान लो यह जो बी पॉइंट है वह फॉरवर्ड पोजीशन दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ए बी कुछ भी हो। अब इधर पे आओ, देखो ये यहां पे क्या लिखा है इन्होंने? वर्किंग स्ट्रोक। क्या लिखा है बालक? वर्किंग स्ट्रोक, ठीक है, वर्किंग स्ट्रोक। सबसे पहले देखो, जब यह कटिंग शुरू करेगा तो अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं वी ए इक्वल टू 0, यहाँ पे है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का लिखा है कि स्पीड कितनी है, तो यहाँ पे देखो एकदम 0 लाइन पे है इस पॉइंट पे। इसका मतलब ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या शो कर रहा है? सॉरी, स्पीड क्या शो कर रहा है? 0। स्पीड क्या कर रहा है? 0। अब आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहाँ पे आओ बी, तो बी पॉइंट पे भी स्पीड क्या है? वी बी इक्वल टू क्या है? 0। तो मैंने यही तो बताया था कि पेपर मशीन में दो ऐसे जगह होते हैं जहां पे स्पीड, अब देख पा रहे हो, वो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ठीक है। और अगर हम इसका एक मतलब और बताएं आपको, क्या हम इसको यह लिख सकते हैं कि इस जगह जहां पे वी ए इक्वल टू 0 है वहां पे रॉकर आर्म और क्रैंक के बीच का एंगल, इन दोनों का मतलब देखिए। इसका मतलब है अगर इस ए पॉइंट पे, अगर इस ए पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब क्या है कि रॉकर आर्म और क्रैंक के बीच का एंगल कितना? 90 है। आगे यहां पे आओ, फिर अगर वी बी इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब अगर यह आपका रॉकर आर्म है और यह आपका क्रैंक है तो इसके बीच का भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये दो बातों को आप अपने दिमाग में सेट कर लो, याद करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल समझने की जरूरत है। आप यहां भी क्या करो, इसको भी आप क्या कर लो, अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो। ओके, ठीक है, दो बातों को आपने सीखा। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो देखो सबसे पहले वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो बढ़ रही है, बढ़ रही है, और ये एकदम जब सेंटर पे आएगा तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम है। और उसके बाद फिर से रिड्यूस कर रहा है, फिर से कम हो रहा है, फिर से कम हो रहा है और फिर से कम होकर 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब सेपर कटिंग करता है, जब सेपर कटिंग करता है तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी 0 है, धीरे 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 वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और एक बार क्या करेगा?
मैक्सिमम पोजीशन पाने के बाद फिर से रिड्यूस करने लगता है और वह स्पीड को क्या करता है, डाउन कर लेता है, और स्पीड क्या कर लेता है, डाउन कर लेता है। तो आप केवल वर्किंग स्ट्रोक को देख के मुझे बताओ, ऐसा कोई जगह है जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है या स्पीड कांस्टेंट है क्या? हर जगह इसकी स्पीड क्या हो रही है, बदल रही है। इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस, मतलब यह कटिंग एक समान है ही नहीं, आप देख पा रहे हो हर जगह परिवर्तित हो रही है। इसीलिए इसके जो न्यूमेरिकल बनते हैं उसमें औसत कटिंग स्पीड लिया जाता है, एवरेज कटिंग स्पीड दिया जाता है। यहाँ पे V को बोला जाता है V एवरेज, ठीक है, क्या बोला जाता है, औसत कटिंग स्पीड, क्या बोलते हैं, औसत कटिंग स्पीड। औसत एवरेज शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, इसीलिए, क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हो हर जगह यहाँ पे वेरिएशन। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यह ऐसी मशीन है जहां पे कटिंग करते हो तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी बदल रहा है, स्पीड बदल रहा है, तो हम क्या इसको यूज ही क्यों करें फिर, ठीक है, क्यों इसको यूज कर रहे हैं जब इसमें ऐसी दिक्कत है? तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि हम लोग जो सेपर से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो सेपर से कटे गए प्रोडक्ट की ऊपर ग्राइंडिंग होती है। इसका मतलब है कि जो सेपर से बना हुआ प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर फिर से मशीनिंग होगी या होगी। इससे क्या होता है कि अगर यह थोड़ा सा सरफेस फिनिश खराब भी देगा तो हम उसको आगे करके क्या कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। इसीलिए इसका यूज करते हैं। लेकिन ऐसा एक और टेक्निक है कि हम लोग सेपर मशीन को और एक्यूरेट बना सकते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम। ये तो बुल गियर वाला सिस्टम है आपका, मैकेनिकल वाला, बड़ा सा बुल गियर, फिर से पिनियन, फिर से आपका यहाँ पे क्या होगा, बेवल गियर होगा। तो यह जो सिस्टम है आपका क्विक रिटर्न टाइप का है। लेकिन जो हाइड्रोलिक ड्रिवेन सिस्टम होगा उसमें जो स्पीड का वेरिएशन होगा वह कांस्टेंट हो जाएगा। क्या होगा, वह वेरी नहीं करेगा। वह कैसे नहीं करेगा वो हम जिक्र करेंगे आगे। तो पहली बात आप समझ गए। अब देखो यहां पे क्या है, रिटर्न स्ट्रोक। यह कौन सा स्ट्रोक है, रिटर्न स्ट्रोक। अब देखो यहां से लेके इस तरफ यह आपका रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न में भी देखो आप यहाँ पे हर जगह वेलोसिटी, और यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, ये स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये चीज, तो इस दोनों पॉइंट से आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि अगर यह 1 है तो यह सामान्य रूप से डबल दिख रहा है ना। अगर यह 1 है तो यह कितना दिख रहा है, डबल दिख रहा है। लेकिन इसमें जो रेशियो होता है 1:1.6 का होता है। ये कितना होता है, 1:1.6, ठीक है। इसके स्पीड का जो रेशियो है, टाइम का नहीं, टाइम का अलग हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। सेटिंग टाइम का अलग हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हम आपको बताएंगे ये रेशियो के बारे में, एक अब इसका अलग टॉपिक लेंगे, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको एक साथ बता देंगे। नहीं तो 1.16 क्या है और आप 2:2 क्या है, अब 5:1 आ जाएगा, उसका क्या मतलब है। ये 3 आपको रेशियो आएंगे, तीनों को एक साथ ही बता देंगे। चलिए उसको भी होल्ड रखते हैं, फिर से समझो यहाँ पे। तो अगर यह 1 है तो यह कितना होता है, 1.6, क्या होता है, 1.6 होता है। तो इस कटिंग स्पीड के प्रोफाइल से आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए, क्या, वह यह है कि सेपर मशीन कटिंग करते वक्त उसका कटिंग वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर समान नहीं होता, ठीक पा रहा, ठीक है, नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि जब सेपर मशीन कट कर रहा होता है तो उसका कटिंग स्पीड 2 जगह 0 हो जाती है। वह जगह कौन सी है, यह B है और यह क्या है, A है, ठीक है। तो A बिंदु और B, इन दोनों पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, कटिंग स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। वेरी गुड, अब यह बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब
थोड़ा सा आगे चले। अभी आपने दो बातों को सीखा। फर्स्ट वन जो कि बहुत ही यह कॉन्सेप्ट वाली बात है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको रुक के पढ़ाया हूं, ठीक है। तो पहला आपको मैंने बताया क्या, स्ट्रोक लेंथ को सेट करना। दूसरा हमने आपको क्या बताया, कटिंग स्पीड की प्रोफाइल क्या होगी वह, ठीक है। कटिंग स्पीड की प्रोफाइल क्या है और स्ट्रोक ऑफ लेंथ कैसे सेट करते हैं, यह बातें। और आपको यह पता होना चाहिए कि जब रॉकर आर्म, अगर यह रॉकर आर्म है और यह क्रैंक पिन है, अगर इसके बीच का 90 है तो इसका मतलब है यह इसके स्ट्रीम पोजीशन को शो करेगा। वह स्ट्रीम पोजीशन क्या हो सकता है, ए हो सकता है या तो क्या हो सकता है, बी हो सकता है। इतनी बात ओके हो गई, समझ गए, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, अभी हमने दो बातों को सीखा। फर्स्ट वन क्या है बालक, फर्स्ट वन क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक सेट करना। सेकेंड वन क्या है आपका, कटिंग स्पीड के आपने प्रोफाइल को देखा। और इससे आपके दिमाग में एक बात तो पूरी तरीके से डन हो गया होगा कि इसका कटिंग स्पीड कहीं भी समान नहीं है, न तो कटिंग करते वक्त न तो रिटर्न आते वक्त, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ शेपर, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात है, आपको पता होगा कि हमने आपको जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से मैं आपको कितनी बार बता दिया हूं, ये तुम भी नहीं समझ पा रहे होगे कि कोई भी मशीन हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है, यह केवल और केवल उसके लाइन ऑफ एक्शन पे डिसाइड करता है। टूल का मूवमेंट, अगर मान लो वहां स्पिंडल लगा हुआ है तो स्पिंडल का एंगल कैसा है, अगर रैम लगा हुआ है तो रैम की एक्सिस कैसी है, ठीक है। यहाँ पे टूल किस पर लगा हुआ है, रैम पे, तो रैम का मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होगा वही तो उस मशीन का नाम होगा। अगर यह रैम अप एंड डाउन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल। और अगर रैम ऐसे चल रहा है तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यह आपकी कुछ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ शेपर के बेसिक दो पार्ट होंगे। पहला क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, और दूसरा क्या होगा, वर्टिकल। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, कभी कभी वर्टिकल शेपर को ही स्लॉटर कहते हैं। अगर शेपर आपका वर्टिकल हो गया तो इसी को बोलते हैं स्लॉटर। तब भी वर्टिकल शेपर और स्लॉटर में अंतर है, ठीक है, टेबल एक्शन का, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो रैम है वो अप एंड डाउन करने लगेगा तो इसको बोलेंगे बालक स्लॉटर। क्या बोलते हैं, स्लॉटर। तो लिखा जाता है बुकों में, वर्टिकल शेपर इज आल्सो नोन एज स्लॉटर। एनीवे, तो वर्टिकल शेपर जो है, अभी हम लोग स्लॉटर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्टिकल शेपर को स्लॉटर कह सकते हैं, यह आप जानते रहो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हॉरिजॉन्टल शेपर पढ़ने से पहले पहले इसको देख लो यहाँ पे, ठीक है। इस शेपर को हॉरिजॉन्टल क्यों बोल रहे होंगे बालक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रैम देख पा रहे हो किस है, हॉरिजॉन्टल रैम, ठीक है। अब छोड़ दो इधर, इनसे मुलाकात करो। देखो यह जो है इनको क्या बोलते हैं, RAM, रैम हो गया। आगे चलते हैं। यहां पे आप देखो, यहां पे आपका एक प्लेट है, क्या, कैसा प्लेट है, और यह प्लेट रैम पर क्या कर सकता है, घूम सकता है, क्या, रोटेट कर सकता है। यहाँ पे एंगल्स बने होते हैं, तो जब यह घूमेगा तो यह भी घूमेगा। और यहाँ पे क्या लगा होता है बालक, यहाँ पे लगा होता है टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा होता है। और यह देखो टेबल, यह क्या है, टेबल। और टेबल में जो स्लॉट बना होगा वह कैसा होगा, टी स्लॉट होगा। कैसा होगा, टी स्लॉट, बिल्कुल सही। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो स्लॉट बने हुए हैं कैसे हैं, टी स्लॉट बने हुए हैं। अब यह जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, क्लैपर बॉक्स। क्या बोलेंगे, क्लैपर बॉक्स बोलेंगे। यह आपका क्लैपर बॉक्स है, यहाँ पे आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये पूरा टूल हेड कहलाएगा, ठीक है। यह आपका रैम है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, आप
आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर इस ढक्कन को बाहर कर दो, आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ क्या होगा। छोटी सी बात, यहाँ एक बड़ा सा क्या होगा, बुल गियर होगा, जो मैंने आपको कल बताया था। चलो सपोज करो मैं बना रहा हूँ फिर से। यह क्या है, आपका बुल गियर है। बुल गियर के साथ यहाँ पे एक कनेक्टेड क्या होगा, पिनियन होगा। यह आपका पिनियन है। देखो पिनियन ने किसको चलाया, बुल गियर को। यहाँ पे क्या है बालक, सेंटर। इस सेंटर में भी एक गियर लगा होगा, सेंटर में भी गियर लगा होगा। इसको क्या बोलते हैं, बेवल गियर। तो पिनियन बुल गियर, पिनियन बुल गियर बेवल गियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यह बात आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए कि इसके अंदर का क्या मटेरियल है, ठीक है। इसको आप बाहर से ही इसके अंदर की चीज को क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। इधर आओ, यहाँ पे ये आपका क्या है, रॉकर आर्म। यहाँ भी क्या है, रॉकर आर्म। एक्चुअल रॉकर आर्म एक ही, उसके दो अलग अलग पोजीशन है। अब आप यहाँ पे देखो, यह क्या है, क्रैंक पिन है। यह भी क्या है, यहाँ पे क्रैंक पिन है। अब देख लो, यही चीज इसके अंदर है, ठीक है। यह बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझना चाहिए। सबसे पहले आपने बटन को ऑन किया, ठीक है। मान लो यहाँ पावर सप्लाई कहीं होगा, मान लो आपने यहाँ पे बटन ऑन किया। सबसे पहले मोटर चला, मोटर ने क्या चलाया, पिनियन। क्या चलाया, पिनियन। पिनियन ने किसको चलाया, बुल गियर। कौन चला, बुल गियर। अब बुल गियर के सेंटर में क्या लगा है, आप बोलोगे क्या है, यह बेवल गियर। बेवल गियर चलने लगा तो यहाँ पे बेवल गियर का यह क्रैंक से कौन चलने लगा, आपका रॉकर आर्म। जब रॉकर आर्म ऐसे चलने लगा तो इसी के ऊपर क्या लगा होता है, रैम लगा होता है। रैम लगा होता है। देखो ये जब रॉकर आर्म चलने लगेगा, जब इस पीछे जाएगा तो ये इस पीछे जाएगा, जब ये इधर आएगा तो रैम आगे आएगा। तो ये दोलन करने लगेगा तो रैम भी फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड करने लगेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब रैम रेसिप्रोकेट करेगा तो यह आपका टूल भी क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करने लगेगा। और यह क्लैपर बॉक्स है, आपको पता ही है क्लैपर बॉक्स का बेसिक काम क्या है। अब इसको पूरे को क्या बोलते हैं बालक, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर यह कॉलम है तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, गाइड वे बना हुआ है, ठीक है। यह गाइड वे है, यह इसके ऊपर चल सकता है। तो जब यह आपका टेबल अप एंड डाउन जाएगा तो इससे भी डेप्थ ऑफ कट मिलेगा। जब आपका टेबल ऊपर और नीचे जाएगा तो इससे भी क्या मिलेगा, डेप्थ ऑफ कट मिलेगा। लेकिन डेप्थ ऑफ कट कैसा होगा, रफ होगा। कैसा होगा, रफ डेप्थ ऑफ कट होगा। अब ध्यान से देखो, जब ये अप एंड डाउन किया, रफ डेप्थ ऑफ कट हो गया। अब यह रैम फॉरवर्ड करे, यहाँ पे जो गाइड, जो आपका यहाँ पे वेज है वह किस टाइप का है, स्क्वायर है। कैसा है, स्क्वायर वेज है। मैंने आपको कई बार बता दिया, इसलिए आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यह पूरा का पूरा कैसा मशीन है, हॉरिजॉन्टल शेपर मशीन, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है, आपको समझना चाहिए। इसके अंदर क्या है, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है जो कि इस प्लेट के अंदर क्या हुआ है, ढका हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, आपका शेपर मशीन। लेकिन कैसा शेपर मशीन है, आप क्या बोलोगे इसको, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। थोड़ा सा आते हैं, तो मिटा रहा हूं। चलिए देखो यहां पे क्या लिखा है, द स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल शेपर, the standard horizontal shaper is the मोस्ट कॉमन शेपर, ठीक है। अगर आप अपने लैब में भी देखे होंगे तो यही शेपर देखे होंगे, ठीक है। अगर आपने अपने लैब में देखा होगा तो यही शेपर देखे होंगे। इट्स हॉरिजॉन्टल रैम, ठीक है, इंटरचेंज कटिंग, ठीक है। इसका जो है हॉरिजॉन्टल रैम है वो कटिंग स्पीड को बदलता रहेगा, ठीक है। The tool head is on the front of the RAM, ये बिल्कुल बात सही है। जो टूल हेड होता है, आपने ये टूल हेड इसके फ्रंट पे है, रैम के फ्रंट पे है, ठीक है। बस जो ये लिखा हुआ है वह आप जानते हो, ऐसा कुछ नया नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ है टूल हेड इज ऑन द फ्रंट ऑफ रैम, ठीक है। कैरीज कटिंग टूल, कह रहा है कि यह कटिंग टूल भी लेके चलता है। कोई नई बात नहीं कह रहा है, आपके लिए पुरानी बात है, सही बात है। आगे चलो, फिर क्या लिखा हुआ है, द
रैम स्ट्रोक पोजीशन, ठीक है, रैम स्ट्रोक पोजीशन एंड स्ट्रोक आर एडजस्टेबल सो द टूल कैन बी सेट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है स्ट्रोक एडजस्टेबल, हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रोक को एडजस्ट कर सकते हैं, आप समझते होंगे। तो यहाँ पे स्ट्रोक को एडजस्ट करने के तरीके भी हैं, जैसे क्रैंक पिन के लेंथ को हम कम कर देंगे, क्रैंक पिन के लेंथ को हम कम कर देंगे तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यह कौन सा मशीन है, हॉरिजॉन्टल शेपर मशीन। इतनी बात समझ गए। तो जो मशीन आपने देखा है वह है आपका हॉरिजॉन्टल शेपर मशीन, ठीक है। अब आपने अभी तक जहां तक पढ़ा होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल शेपर तक, उसको मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूं, ध्यान से देखो। फर्स्ट वन, ओके, स्टार्ट बस सुनना है आपको। पहला आपको यह जानना है कि जो शेपर मशीन होगा वह कटिंग केवल और केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में करता है, पहली बात। दूसरी बात, रिटर्न स्ट्रोक के टाइम जो टूल होता है वह अपलिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ताकि कि रिटर्न स्ट्रोक के समय आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल वर्क पीस को टच ना करे, ठीक है, वर्क पीस को टच ना करे। तो इस प्रोसेस के लिए एक इक्विपमेंट लगा होता है जिसका नाम क्या है, क्लैपर बॉक्स। क्या नाम है उसका, क्लैपर बॉक्स नाम, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि एक कॉलम होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कॉलम। अब जो मैं बोल रहा हूँ चित्र नहीं है, केवल आपके दिमाग को, वह इमेज अपने दिमाग को बनाने दो। मैं शब्द बोलूंगा, इन शब्दों से तुम्हारा दिमाग एक मशीन का निर्माण करेगा, और अगर यह कर लिया तो समझ लो मेरा पढ़ाना और तुम्हारा पढ़ना दोनों सेट और सही है, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले अगर हम शेपर मशीन की बात करेंगे तो सबसे पहले एक क्या होगा, कॉलम। क्या होगा बालक, कॉलम होगा, ठीक है। इस कॉलम के इस साइड में गाइड वेज बना होगा, इस गाइड वेज पे सैडल होगा, सैडल के ऊपर टेबल होगा, टेबल में टी स्लॉट बना होगा, टी स्लॉट के ऊपर मशीन वाइस लगी होगी। इतनी बात हो गई। अब यह जो आपका सैडल है यह पूरे टेबल को लेके अप एंड डाउन का मूवमेंट कर सकता है, साथ में लेफ्ट एंड राइट का भी मूवमेंट कर सकता है। तो यह दो मूवमेंट किसके पास है, सैडल के पास है तो टेबल के पास है, ओके। अब ध्यान से देखो, जो यह कॉलम है इसके ऊपर भी एक मेंबर है, उसको बोलते हैं रैम। तो रैम एक स्क्वायर टाइप के वेस में क्या करता है, स्लाइड करता है, ऐसे। तो अगर वह आगे जाता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड, और अगर वह पीछे की तरफ आता है उसको बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक, फॉरवर्ड स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक। तो यह जो फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक करता है वह इसके ऊपर करता है, सपोर्ट होके कॉलम के ऊपर। अब ये जो कॉलम दिख रहा है ना, इसके पूरे आप इसका जो प्लेट है उसको बाहर निकाल दो। अब इसको अंदर से एक्सरे करो, ठीक है, एक्सरे मशीन की तरह इस कॉलम के अंदर झांको। तो इस कॉलम के अंदर आपको दिखना चाहिए एक बड़ा सा गियर, इसको बोलते हैं बुल गियर। क्या बोलेंगे, बुल गियर, ठीक है। बुल गियर के छोटा सा साइड में एक छोटा गियर है, उसको क्या बोलेंगे, पिनियन। क्या बोलेंगे, पिनियन। पिनियन ने किसको चलाया, बुल गियर को चलाया। बुल गियर के सेंटर पे कौन सा गियर है, कौन सा गियर है, तो आप बोलोगे बेवल गियर। अब बेवल गियर के साथ आपका क्या लगा हुआ है, बेवल गियर के साथ आपका क्या लगा हुआ है, क्रैंक पिन। क्या लगा हुआ है, क्रैंक पिन। और क्रैंक पिन के साथ क्या लगा हुआ है, रॉकर आर्म। तो रॉकर आर्म से कौन जुड़ा हुआ है, क्रैंक पिन। और क्रैंक पिन किससे जुड़ा हुआ है, बेवल गियर से। अब देखो होता क्या है, इस क्रैंक पिन की लंबाई को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिससे कि स्ट्रोक लेंथ कम या ज्यादा हो सकता है। तो जब आपका रॉकर आर्म ऑसिलेट करेगा, यहाँ पे पिविटेड होगा, जब ऑसिलेट करेगा तो जो यहाँ पे रैम है, रैम को आगे ले जाएगा, फिर रैम को पीछे ले जाएगा। कौन आगे और पीछे ले जा रहा है, रॉकर आर्म।
तो रॉकर आर्म, ध्यान से समझना, रॉकर आर्म आगे गया तो आपका रैम आगे, रॉकर आर्म पीछे गया तो आपका रैम पीछे। अगर रैम आगे और पीछे हो रहा है इसका मतलब टूल भी फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग कर रहा होगा, फॉरवर्ड रिटर्न। ठीक है, तो अब जरा सोचो पावर ट्रांसमिशन कहां से कहां तक होता है। फर्स्ट वन देखो, पिनियन से बेवल गियर, सॉरी पिनियन से बुल गियर, बुल गियर से बेवल गियर, बेवल गियर से कहाँ गया, रॉकर आर्म, रॉकर आर्म से रैम के पास, रैम के मूवमेंट के बाद कहाँ गया, टूल के पास, और टूल के मूवमेंट के पावर पहुंच गया। तो आपने क्या किया, कई मैकेनिज्म का यूज करके आपने टूल को रेसिप्रोकेट क्या कर दिया, मूवमेंट दे दिया। तो यह पूरा का पूरा सिस्टम किस में होता है, आपके सेपर मशीन में। और जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो दो हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रोक सेट करना, और सेकेंड वन क्या है कि इसका जो कटिंग स्पीड का प्रोफाइल होता है, वह कटिंग स्पीड का जो प्रोफाइल होता है वह होमोजेनियस नहीं होता, वह होमोजेनियस नहीं होता है। आइए, आपका ये हॉरिजॉन्टल सेपर हो गया। अब अगला सेपर का नाम क्या है, यूनिवर्सल सेपर। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने वर्टिकल सेपर क्यों नहीं बताया, क्या वर्टिकल सेपर आगे होगा, और आपको पता है कि वर्टिकल सेपर को ही हम क्या कह सकते हैं, स्लॉटर कह सकते हैं। ठीक है, आगे आओ। यूनिवर्सल सेपर देखो, हमने आपको बताया था कि मिलिंग मशीन में हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल ओमनिवर्सल, दो बातें बताई थी, यूनिवर्सल और ओमनिवर्सल। तो यहाँ पे भी जो यूनिवर्सल है इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ भी टेबल में मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, टेबल की फ्लेक्सिबिलिटी क्या कर देंगे, अभी यहाँ पे टेबल क्या कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है, लेफ्ट और राइट कर रहा है, लेकिन यहाँ का टेबल क्या होगा, और मूवमेंट दे देगा, कुछ एंगल पे घूम सकता है। तो ऐसा टेबल अगर जिसमें उसका फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगा तो उस मशीन को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेपर। ठीक है, देखते हैं क्या है। द यूनिवर्सल सेपर इज डिफरेंट, कैसे डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ इट्स टेबल एक्शन। मैंने यही बात बताया कि इसका टेबल एक्शन अलग है, किससे, इनसे। इनका टेबल जो है अप एंड डाउन, देखो ये लेफ्ट एंड, तो अगर ऐसे चलेगा तो लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन। इसका टेबल कभी टिल्ट नहीं हो सकता, ये इसमें स्विलिंग नहीं है। ठीक है, कोई झुकाव नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब यह टेबल के पास केवल दो मूवमेंट है, अप एंड डाउन और लेफ्ट और राइट। ये लेफ्ट राइट करेगा, अप एंड डाउन करेगा, लेकिन इसका टेबल का एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, its table is equipped to swivel around a vertical and horizontal axis। पहली बात है, इसका टेबल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या हो सकता है, घूम सकता है। मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। पैरेलल टू द ट्रेवल ऑफ रैम, ठीक है, रैम के पैरेलल भी हो सकता है। प्रोड्यूस एट एनी एंगल, ठीक है, इसका मतलब है कि किसी भी एंगल पे भी टेबल क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, विदाउट स्पेशल वर्क होल्डिंग फिक्सर। स्पेशल वर्क होल्डिंग फिक्सर, अब फिक्सर क्या होता है, ठीक है, देखो जिग और फिक्सर हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सा बता दूं कि अगर आप कभी किसी मार्केट में गए जहां पे मशीन्स मिल रही हैं, अगर आप उस दुकान वाले को बोलोगे कि हमको एक फिक्सर चाहिए दे दो भाई, तो वो नहीं दे सकता। ठीक है, अगर आप बोलोगे हमको जिग चाहिए दे दो, तो वो जिग भी नहीं दे सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिग और फिक्सर स्पेशल पर्पस से डिजाइन होते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क। अगर आपका वर्क पीस का जो डिजाइन है उसी के अकॉर्डिंग हम स्पेशल टाइप के जिग और फिक्सर की डिजाइन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वर्क को होल्ड करने के लिए, वर्क को फिक्स करने के लिए फिक्सर की जरूरत पड़ती है। तो अब क्या होता है, फिक्सर पे अगर मान लो कुछ एंगल पे हमने फिक्सर बनाया है तो वर्क पीस ऑटोमेटिक उस एंगल पे आ जाएगा। सपोज करो जैसे यहाँ पे मान लो हमने एक फिक्सर ऐसा बनाया है, ठीक है, तो ये यहां से और यहां से क्लैंप है। अब देखो होगा क्या, ये आपका पूरा का पूरा टेबल है,
अब यह टेबल पे तो वर्क पीस बढ़ गया, लेकिन देखो वर्क पीस क्या है, किसी एंगल पे झुक गया ना। तो अब इस वर्क पीस को झुकाने के लिए हमने एक स्पेशल फिक्सर बनाया, ताकि फिक्सर झुका हुआ है तो इसलिए वर्क पीस भी झुका हुआ है। तो इस फिक्सर के कारण वर्क पीस में हमने क्या दिया, झुकाव दिया। तो यहाँ पे क्या है कि टेबल पे ही हम झुकाव दे रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, अगर आपका टेबल ही झुकाव ले रहा है तो फिक्सर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कह रहा है विदाउट स्पेशल वर्क होल्डिंग फिक्सर। तो मतलब यहाँ पे वर्क पीस को किसी एंगल पे झुका सकते हैं बिना किसी फिक्सर के रहते, बाई सिंपलिंग एडजस्टिंग द टेबल पोजीशन। ठीक है, तो टेबल की पोजीशन क्या करोगे, आप बदल दोगे तो इसको अलग अलग एंगल पे क्या किया सकता है, दिया जा सकता है। ओके, अब ध्यान से देखते हैं कि जो आपका यूनिवर्सल शेपर है उसके बारे में इतनी बातों को पढ़ने के बाद आपके पास केवल एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उससे काम हो जाएगा। वह यह है कि यूनिवर्सल शेपर का जो टेबल है वह हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और किसी एंगल पे क्या कर सकता है, झुक सकता है, जिसके कारण उसके ऊपर रखा हुआ वर्क पीस पर कटिंग करने के लिए अलग अलग फेसेस क्या होंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, और इसका जो वर्किंग इफिशियंसी हो जाएगा वो सामान्य शेपर मशीन से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आगे चलो, यह एक ब्लॉक डायग्राम है, कौन से शेपर मशीन का, यूनिवर्सल शेपर मशीन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रैम है, यहाँ पे टेबल है, टेबल का मूवमेंट बहुत हो सकता है। ठीक है, तो यह एक ब्लॉक डायग्राम है किसका, यूनिवर्सल शेपर का। अब आप यहाँ पे आते हैं, अगला ड्रॉ कट शेपर। ठीक है, एक बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ड्रॉ कट शेपर, यह क्या है, देखो लिखा हुआ है द ड्रॉ कट शेपर इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, सिमिलर टू द स्टैंडर्ड शेपर। तो यह जो आप स्टैंडर्ड शेपर देख रहे हो उसी तरीके का बना होता है, बस इसमें एक खास बात होता है, कंस्ट्रक्टेड सिमिलर टू द स्टैंडर्ड शेपर, इसमें एक खास बात होता है बट इज मच हैवियर। ठीक है, ये क्या होगा, भारी होता है, यह ज्यादा भारी होता है। द ड्रॉ कट शेपर इज यूजली फॉर द हैवी कट। अगर आपको हैवी कट के लिए कोई शेपर यूज करना है तो उसको हम कौन सा शेपर यूज करेंगे, ड्रॉ कट। इसका हार्स पावर ज्यादा होगा, ठीक है, इसका हार्स पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका डेप्थ ऑफ कट भी ज्यादा। अगर इसको डेप्थ ऑफ कट ज्यादा दे दोगे तब भी वो क्या करेगा, कट कर देगा। तो ड्रॉ कट में हम डेप्थ ऑफ कट क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं। ड्रॉ कट में हम डेप्थ ऑफ कट क्या रखते हैं, ज्यादा रखते हैं। तो अभी तक हमने 3 शेपर मशीन की बात किया। फर्स्ट वन बोलो, फर्स्ट वन क्या है, आप बोलोगे फर्स्ट वन क्या है, हॉरिजॉन्टल। सेकेंड वन क्या है, यूनिवर्सल। थर्ड वन क्या है, ड्रॉ कट। और अगला क्या है आपका, वर्टिकल शेपर। क्या है बालक, वर्टिकल शेपर। ठीक है, तो वर्टिकल शेपर की क्लास हम लोग लेंगे इसके बाद। ठीक है, तब तक आपको मैंने जितनी बातों को बताया है आप नोट कर लिए होंगे। लेंथ ऑफ स्ट्रोक को सेट करना आपने नोटबुक पे बना लेना, इस बात को बहुत ही आसान है। केवल एक बार आप मेहनत कर दो तो फिर बार बार करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, खासकर एमटीटी की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो आपको अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। आप सिर्फ क्लास लेके सीधा एग्जाम दो, 90% प्रश्न आपके इस क्लास से ही फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद।